हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहिए। ठीक है। जितने भी लोग हैं जो ट्वेल्थ साइंस में पढ़ते हैं, साइंस स्ट्रीम से लिए हुए हैं और वो लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एसवीसी ऑफिशियल चैनल पर हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि आखिर हम इतना जल्दी प्रिपरेशन, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। अब आपकी तैयारी कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब ये है कि आपने अभी तक कैसी तैयारी की है। आपको थोड़ा और सपोर्ट कर दें, आपको थोड़ा और मेहनत का लगा दे, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। सारा कंटेंट आपको यहीं पर मिल जाएगा। आप सिंपल सी बात को इतना समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव आप देख लिए, तो मैं लगभग लगभग इस चीज़ की गारंटी रहता हूँ कि बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से टकरने वाले हैं। हाँ, ये नहीं बोलूँगा कि 100%, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी आपको डाल देता है। तो मैंने जिस बुक को, कंटेंट को ऑब्वियस किया है, वो आपको भारती भवन भी है, एनसीईआरटी भी है और मॉडर्न एबीसी जैसे पब्लिकेशंस के बुक का कंटेंट उठाया गया है, जिसमें आपको सीयूईटी, नीट, जेई जैसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि उसमें जो पूछे जाते हैं, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेई के क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है, नहीं। आपको यहाँ पर बोर्ड ओरिएंटेड एग्जाम के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आप तैयारी करने जा रहे हैं एक अच्छा सा, तो आपको सबसे प्रॉब्लम आएगा वहां पर जहां पर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज है जो कहाँ से पूछेगा ये किसी को जानकारी नहीं होता है। और ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग प्रिपरेशन केवल और केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग इसमें कोई तुक्का नहीं लगा सकते कि ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे ये कि भैया ये पूछ सकता है, समझ रहे। तो हम जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर हम प्रैक्टिस कर लें, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लें, तो क्या रहेगा। तो आज एसवीसी ऑफिशियल लेकर आया है चैप्टर नंबर 1, क्लास 12, उसका बायो का। चूंकि मैंने पहले भी बोला है, मैं 12th और 11th ये दोनों का बायोलॉजी सेक्शन नहीं लूंगा, इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट नहीं लूंगा। हाँ, 10th तक के रहते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सारा हो जाता। लेकिन अभी हम चूंकि 12वीं के हैं, 12वीं के ले रहे हैं एग्जाम, 12वीं का प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो आप इसकी इसमें अगर आप 12th में अभी हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल इस चीज को गवाइए मत। आप देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए, उसके बाद आप बिलीव खुद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जीवों में जनन, प्रेजेंटेड बाय श्रेष्ठ अग्रवाल। और मेरा नाम है श्रेष्ठ अग्रवाल और मैं आप लोगों का गाइडर हूँ और आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। ठीक है। आते हैं पहला नंबर सवाल के ऊपर। जो पहले नंबर हमको इंट्रोडक्शन समझ लेना है। इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए है, जो लोग क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं वो इसको क्या करिए, अभ्यास करिए। इसमें आपको सीयूईटी, नीट जैसे क्वेश्चंस को भी हिस्सा जो होगा इसमें आ जाएगा। ठीक है। कुछ हिस्से को तो हम कवर कर लेंगे और इतना विश्वास रखिए कि अगर आपने एक बार इससे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिया, तो आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव में कुछ सब्जेक्टिव्स भी होते हैं, वो भी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। और हो सकता है कि आप इसको स्कूल में, कोचिंग में नहीं पढ़े हो, तो जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी आपका कवर हो जाएगा। टेंशन नहीं रहिए। ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव सेशन करा रहे हैं, फिर सब्जेक्टिव सेशन भी कराएंगे, तो अभी से लेकर एग्जाम तक तो हमारा यही चलता रहेगा। चलिए, आज का डे 1 है, आज डे 1 है और आज की शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जीव जब जन्म लेता है, जब जीव जन्म लेता है तब से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु कहने का मतलब नेचुरल डेथ, यानी कि वो अपने आप स्वतः मर गया किसी रोग के कारण, किसी हार्ट अटैक के कारण, या फिर मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं जा रहे थे नली में गिर गए, मर गए। भैया ऐसा अगर कंडीशन होता है तो वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। प्राकृतिक मृत्यु मतलब उसकी उम्र हो चुकी हो, वृद्धावस्था हो चुका हो और तब अगर मर चुका हो, तो इसको बोलते हैं जीवन अवधि। क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी की औसत आयु लगभग कितनी होती है। तो हाथी की औसत आयु आपको ऑप्शन बोला है 15 वर्ष, 25 वर्ष, 75 वर्ष, 200 वर्ष। आपको ध्यान में रखना है कि हाथी की औसत आयु 75 वर्ष की होती है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते की औसत आयु कितनी होती है। तो कुत्ते की औसत आयु 15 से 16 वर्ष की होती है। आपको ऑप्शन दिख रहा है 15 से 16 वर्ष,
25 वर्ष, 10 वर्ष, 200 वर्ष। तो 200 वर्ष तो खैर छोड़ ही दीजिए, 25 वर्ष तक नहीं जा पाता है। हाँ 10 वर्ष कभी कभी अगर रेयर केस में मर गया तो मर गया, लेकिन औसतन बोला है तो औसतन में 15 से 16 वर्ष ही मारेंगे। ठीक है। हाथी की औसत आयु 75 वर्ष, ये तो हो चुका है, लग रहा है रिपीट हो गया। कौवे की औसत आयु कितनी होती है? कौवे की औसत आयु 15 वर्ष की होती है, बिल्कुल 15 वर्ष की इसकी औसत आयु होती है। आप ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा, आप ना देख लीजिएगा। हाँ 1 से 2 सप्ताह किसकी होती है जी? तो भैया तितली की होती है। केले की औसत आयु कितनी होती है? केले की औसत आयु होती है 25 वर्ष। केले की औसत आयु 25 वर्ष होती है। 75 वर्ष हाथी का, 15 से 16 वर्ष आप अभी पढ़े कुत्ते का, 10 वर्ष आगे आएगा। देखिए गुलाब की औसत आयु, गुलाब का जो फूल देखे ना, गुलाब का फूल, गुलाब के फूल की औसत आयु कितनी होती है? 10 वर्ष होती है। 10, 15, 25, 75 का आपको ऑप्शन मारना है 10 वर्ष। आगे नेक्स्ट, आप लोग इसको हो सकता है आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं नोट करना चाहेंगे तो नहीं भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर लीजिएगा, या तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बेटर ऑप्शन रहेगा, आपके पास ऑब्जेक्टिव का कमांड हो जाएगा पूरा। ठीक है। और अगर आप इसको नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमको सजेशन दे सकते हैं, हम ट्राई करेंगे अगर पीडीएफ के फॉर्म में हो सके तो, लेकिन खैर आप उतार लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। तितली की औसत आयु 1 से 2 सप्ताह, जैसा कि हमने पिछले बार में बताया कि तितली की औसत आयु 1 से 2 सप्ताह तक की होती है। इसके बाद तितली अपने आप मर जाएगा। हाँ जो लोग नए हैं वो लोग लाइव को सेशन करिए, मतलब जो रिकॉर्डेड वीडियो है इसको शेयर करिए, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि अभी से लेकर एग्जाम तक की आपका सारा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड होने वाला है। एमसीक्यू की पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमने जिस बैच को बनाया है, हमने बोला कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, जिसमें आपको क्या करना है, इनरोलमेंट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी का। अगर जो भी मतलब इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं, और मात्र 599 जो भी बायोलॉजी सेक्शन के होंगे उनका कंप्लीट बायोलॉजी का लेक्चर के साथ मतलब नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा, उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो भी रिटेन नोट्स। ऐसा नहीं है कि बुक आपको उठाकर डाल दिया जाएगा कि आप पढ़ते रहिए 500 पेज का, नहीं, आपको नोट्स बना कर दिया जाएगा, वो भी मैं बनाकर आपको दूंगा। तो वहाँ पर लेक्चर्स भी हो जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड सेशन भी रहेगा, डाउट प्रॉब्लम भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होंगे, टेस्ट भी आप दे सकते हैं, और उसके साथ साथ नोट्स भी बना हुआ मिल जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं कम्युनिटी को। ठीक है। तितली की औसत आयु कितनी होती है? 1 से 2 सप्ताह होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवन अवधि समाप्त होने पर जीव का क्या होता है? तो जीवन अवधि समाप्त हो गया तो राम नाम सत्य हो जाता है, मालूम है, मृत्यु हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक जीव की अपनी एक निश्चित, तो भैया निश्चित लंबाई नहीं होगी, लंबाई ऊपर नीचे होते रहती है, रंग काला गोरा होते रहेगा, दौड़ने की गति जो होगी वो बढ़ घट सकती है, लेकिन आयु उसकी निश्चित होती है। उतना आयु के बाद वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। चलिए, कुछ पेड़ जैसे वट वृक्ष और औसत आयु वट वृक्ष की औसत आयु लगभग कितनी हो सकती है? तो कुछ वट वृक्ष जो होता है वो लगभग 2500 वर्षों का होता है। हाँ एक और चीज यहाँ पर याद रखिएगा, सिकोया का पेड़ जो होता है उसकी औसत आयु 3500 वर्षों तक भी हो सकती है, 3500 से 4000 वर्षों तक की हो सकती है। ठीक है। तो वट वृक्ष जो है उसकी आयु कितनी है? 2500 वर्ष। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाता है? जनन कहलाता है जी। वृद्धि, जनन, श्वसन, पोषण, जनन, ऑप्शन नंबर बी। आगे, जनन के द्वारा उत्पन्न नए जीव को क्या कहते हैं? तो ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान, पेरेंट मतलब माता पिता, ऑर्गेन मतलब अंग, और जाइगोट का कहने का मतलब हो गया आपको युग्मनज। तो युग्मनज हम नहीं बात करेंगे, युग्मनज नहीं होता है, जीव को हम लोग को बोल रहा है तो ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ऑफस्प्रिंग कहेंगे, संतान कहेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिस जीव से संतान का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? पेरेंट कहते हैं, माता पिता, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बाकी मिला लीजिएगा, आगे बढ़िए। संतानोत्पत्ति द्वारा जीवों में क्या सुनिश्चित होता है? संतानोत्पत्ति मतलब संतान के उत्पत्ति द्वारा जीवों में क्या सुनिश्चित होता है? तो प्रजातियों का विलुप्त होना। जी नहीं, प्रजातियां विलुप्त नहीं होंगी, संतान आगे जब तक उत्पन्न होते रहेंगे प्रजातियां विलुप्त नहीं होंगी, प्रजातियों की निरंतरता बनाए रहेगी। बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर बी होगा। और आपको दिख रहा होगा बगल में हमने स्टार लगा दिया है, ताकि आप बाद में जब इसको रिवाइंड करें तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ भैया कहाँ से ये उठाया हुआ था। जीवन और मृत्यु किसके अभिन्न गुण माने जाते हैं? तो जीवन और मृत्यु जो होगा
वो प्रजनन, जीवधारी कोशिकाएं, प्रजातियां। तो जीवधारी जितने भी सजीव हैं उन सभी के लक्षण हैं। ये कोई भी जीव हो, वो जन्म लिया है, मरेगा भी। ठीक है। कहता है जनन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो जनन की प्रक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। हाँ, कायिक जनन मत बोलिएगा। कायिक जनन जो होता है वो अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार होता है, टाइप होता है। तो हम लोग मूल रूप से 2 ही पढ़ेंगे। कितना? 2 होता है। कौन कौन? लैंगिक और अलैंगिक। चलिए आइए, गाय की औसत आयु कितनी होती है जी? 26 वर्ष। गाय की औसत आयु 26 वर्ष। 140 वर्ष किसकी होती है? तोता की होती है। ठीक है। 140 जो होगी वो तोता की होगी, 60 जो होगी क्रोकोडाइल की होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हैं। तोते की औसत आयु कितनी होती है? 140 वर्ष। जैसे कि अभी बताएं, तोते की औसत आयु 140 वर्षों की होती है। इतना लंबा दिन तक जिंदा रहता है, हम लोग मर जाते हैं। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल की औसत आयु कितनी होती है? 60 वर्षों की होती है। और अगर आपको से बोलता है कि भैया कछुआ जो है, टर्टाइल जो है, उसकी औसत आयु कितनी होती है? तो 200 वर्षों की होती है। ठीक है। घोड़े की औसत आयु 50 वर्ष। घोड़े की औसत आयु 50 वर्षों की होती है। ठीक है। दीमक रानी आप लोग जानते होंगे, दीमक जो कि लकड़ी में लग जाता है ना, तो दीमक रानी की औसत आयु लगभग कितनी होती है? तो बोलता है 30 दिनों की होती है। 30 दिन बाद वो रानी मर जाएगी। मतलब 30 दिनों की इसकी औसत आयु, 1 महीना भी हो सकता है, लिखा हुआ हो। हाँ, एक चीज है, ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान, सॉरी कहाँ गया, ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। 30 दिन लिखा है और 4 सप्ताह लिखा है। दोनों ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। 30 दिन और 4 सप्ताह, दोनों में क्या अंतर आ रहा है? 4 सप्ताह कहने का मतलब सच्चे 28 दिन। ठीक है। टेक्निकली तो हमारा 30 दिन एक्यूरेट है, लेकिन ऐसे तो 28 दिन। 4 सप्ताह में 1 महीना भी होता है। तो हम 1 महीना डायरेक्ट, जब आपको 30 दिन पर दिया है तो दिन पर ही मारेंगे, सप्ताह पर नहीं ले जाएंगे। अगर कोई ऑप्शन नहीं रहता वैसा, तब हम इसमें ले सकते थे रिस्क। धान की औसत आयु कितनी होती है? तो धान की औसत आयु 4 सप्ताह की होती है। ठीक है। धान की आयु 4 सप्ताह की होती है। आगे कहता है कछुए की औसत आयु 100 से 150 वर्ष। हाँ, कहीं कभी 200 वर्षों के भी आपको ऑप्शन में देता है, तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है। बरगद के वृक्ष की औसत आयु 300 से 500 वर्ष। कहीं कहीं आपको 200 से 300 वर्ष की भी आपको देता है, आप उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रजनन का मुख्य कार्य क्या है? जीवों की मृत्यु कराना? बिल्कुल नहीं। जीवों की संख्या बढ़ाना और प्रजाति बनाए रखना? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। प्रजातियों की संख्या, जीवों की संख्या को बढ़ाना और प्रजातियों की संख्या को बनाए रखना ही प्रजनन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन जीवन धारा को किससे सुरक्षित रखता है? प्रजनन जो है जीवन धारा को किससे सुरक्षित रखता है? भोजन से? जी नहीं। श्वसन से? नहीं। नए जीवों की उत्पत्ति से सुरक्षित रखता है। प्रजनन जीवन धारा कहने का मतलब समझिएगा, प्रजनन जो होगा, ऐसा नहीं है कि सभी जीव जितना प्रजनन कर सकते हैं वो सभी सरवाइव कर ही जाए। जैसे कि मछली एक बार में हजारों अंडे देती है, तो क्या हजारों अंडे सरवाइव कर जाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो ये नए जीवों की उत्पत्ति से सुरक्षित रखता है। आगे, प्रजनन से जीवों में क्या उत्पन्न होती है? तो अभी पढ़े थे कि भैया प्रजनन से जीवों में विविधता उत्पन्न होती है। इसमें बाद में कुछ ना कुछ असमानताएं देखने को मिलेंगी, जो नया चीज आएगा उसमें, उसी को विविधता कहते हैं। ठीक है। आगे कहता है विविधता यानी कि वेरिएशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो जीवों की मृत्यु दर बढ़ाती है? बिल्कुल नहीं, मृत्यु दर विविधता नहीं बढ़ाती है। जीवों की ऊर्जा घटाती है? नहीं घटाती है। जीवों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रखती है? बिल्कुल सही बात है। जीवों को चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में वो रह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जीव है, मान लीजिए मानव ही है, आज हम लोग रह रहे हैं गर्मी में, चल जाएंगे अचानक से ठंडे क्षेत्र में, तो हो सकता है कि हमें सर्दी जुकाम बहुत आसानी से पकड़ लेगा, बहुत आसानी से पकड़ लेगा। लेकिन जो जीव जिस परिस्थिति में रहते हैं, मान लीजिए पेंगुइन की बात किया, पेंगुइन बर्फ में रहने वाला जीव है, तो बर्फ में रहने वाला जीव है तो वो बर्फ में ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो जैसी उसको परिस्थितियां मिली, उस परिस्थितियों में वो अपने आप को क्या करता है? ढाल लेता है। यही विविधता का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रजनन के बिना जीवों की कौन सी विशेषता सुरक्षित नहीं रह पाएगी? तो प्रजातियों की निरंतरता। प्रजातियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। अगर प्रजनन नहीं होगा तो वो प्रजाति समाप्त हो जाएगी। आगे चलते हैं। अलैंगिक जनन में उत्पन्न नए जीव
किसके समान होते हैं? तो अलैंगिक जनन में उत्पन्न जीव जो होते हैं वो अपने माता पिता के समान होते हैं, जिसे क्लोन कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लोन कहने का मतलब हु बहू, जैसा अमीबा का मतलब पेरेंट होंगे वैसा ही उसका संतान भी होगा। अमीबा को आप देखे होंगे कि एक अमीबा टूटकर दो अमीबाओं में बट गया, तो इसी को क्लोन कहते हैं। क्लोन कहने का मतलब हो गया दो भागों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। ठीक है, इक्वल पार्ट्स मतलब स्ट्रक्चरल, मतलब कि जैसा माता पिता वैसा ही एकदम डिट्टो। कहता है अलैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, लैंगिक कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि भैया ये अलैंगिक जनन है तो इसमें लैंगिक कोशिकाएं करेंगी क्या, है ना बात। लैंगिक जनन को और किस नाम से जाना जाता है? तो सॉरी, अलैंगिक जनन को किस नाम से जाना जाता है? तो लैंगिक जनन बिल्कुल नहीं, शाकीय जनन। शाकीय जनन कहने का मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई जीव, जब कोई पादप, जब कोई जीव ऐसा करता है ना कि अपने शरीर के अंगों से प्रजनन करता है, जैसे कि मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, पेड़ के आपने क्या कर दिया, उसकी एक कली काट कर लेते हैं और उस कली को रोप दिया, तो उस कली से वापस से एक फूल का निर्माण हो गया, एक नए पौधे का निर्माण हो गया। इसका कहने का मतलब उसके अंगों से हमने क्या कर दिया, रिप्रोडक्शन कराया। तो ये शाकीय जनन जो है अलैंगिक जनन का नाम है। आगे आते हैं, अलैंगिक जनन का एक प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो निषेचन है? बिल्कुल नहीं, निषेचन तो अलैंगिक जनन में होगा ही नहीं। परागण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अंडोत्सर्ग होगा ही नहीं। द्विखंडन, बाइनरी फिजन जो है अलैंगिक जनन में होता है। द्विखंडन सबसे अधिक किस जीव में देखा जाता है? अमीबा में। किस जीव में देखा जाता है? अमीबा में। गुलाब में नहीं देखा जाएगा, हाथी में नहीं देखा जाएगा, कुत्ता में नहीं देखा जाएगा। हाँ, एक चीज, अभी तक अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो सेशन को प्लीज लाइव को, सॉरी लाइव बोल रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशन को आप लाइक कर दीजिए। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें केवल एक्टिव पर्सन चाहिए, ऐसे नहीं जो केवल आए गए। आए गए वाला हिसाब में यहाँ मत करिएगा। जो एक्टिव है, अपने आप को समझते हैं कि नहीं मुझे अच्छा स्कोर करना है, वही टिकिए, आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोग अभी अगर ऑब्जर्व किए होंगे तो सब पॉइंट को लाइन बाय लाइन लिखा गया, मतलब कि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे सीक्वेंस में हमारा ऑब्जेक्टिव आ रहा है। बिल्कुल ये सीक्वेंस में ऑब्जेक्टिव है, ये कहीं कहीं से नहीं उठाया हुआ है। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल पर अदर अदर प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा कि कहीं मेरी ऑब्जेक्टिव, कहीं और से ऑब्जेक्टिव। हमने इस चीज को निगलेक्ट कर दिया, हमने बोला कि नहीं, लाइन बाय लाइन पॉइंट है, लाइन बाय लाइन पॉइंट से हम ऑब्जेक्टिव देंगे। हाँ, चाहे इसके लिए एक चैप्टर से हमको 500 ऑब्जेक्टिव ही क्यों ना बन जाए, लेकिन उसको अभी समय है, हम कर सकते हैं और करेंगे। द्विखंडन सबसे अधिक किस जीव में देखा जाता है? अमीबा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुखंडन किसे कहते हैं? तो बहुखंडन कहते हैं एक कोशिका का अनेक भागों में विभाजन होता है। जब एक कोशिका दो भागों में विभाजन होगा तो उसको द्विखंडन कहेंगे, लेकिन जब दो से अधिक भागों में टूटने लगेगा तो उसको बोलते हैं बहुखंडन कहते हैं। किसी जीव का टुकड़ों में टूटना नहीं, जीव नहीं टुकड़ों में टूटते हैं, जीव की कोशिकाएं टूटती हैं। बीजाणुओं द्वारा जनन, जी नहीं, वो तो स्पोर्स हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुखंडन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है? तो अमीबा में तो भैया द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है? मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। आप लोग अगर सुने होंगे, पढ़ा रहे होंगे, अगर टीचर आपको पढ़ाए होंगे या हमसे जो पढ़े होंगे वो लोग, तो उसमें हमने बताया है कि प्लाज्मोडियम जो है वो सॉरी मलेरिया का परजीवी है। अब मलेरिया का परजीवी एक बार में जैसे ही बॉडी में छोड़ता है तो वो परजीवी बहुत बड़ी तादाद में अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। यही प्लाज्मोडियम का कार्य है। मोनोजिस्टा एक और ऐसा जीव है जो बहुखंडन करता है। हाइड्रा यीस्ट में मुकुलन होगा, गुलाब गन्ना में आपको कली जनन होगा, मतलब कि उसको कली को काट कर अलग किया जाता है या तने को काटा जाता है। आप यहां पर देखिएगा किस प्रक्रिया में एक सूक्ष्म अंकुर यानी कि बड माता जीव पर विकसित होती है? तो मुकुलन में बड का निर्माण होता है, इसलिए मुकुलन को अंग्रेजी में बडिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मुकुलन को अंग्रेजी में बडिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बड का निर्माण होता है, अंकुर का निर्माण होता है, और यही अंकुर जाकर विकसित होकर एक नया जीव का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा,
सूक्ष्म अंकुर माता के शरीर पर नजर आता है किसमें? मुकुलन में। किसमें नजर आता है? मुकुलन में। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा। हाइड्रा में किस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है? मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन। यीस्ट में कौन सा होता है जी? तो बाह्य मुकुलन पाया जाता है। देखिए मुकुलन दो प्रकार का हो गया, एक बाह्य मुकुलन और एक आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन कब होगा? जब बाहरी पोर्स निकलेंगे और बाहर निकलकर वो अलग होते हैं, और एक इनर पोर्स होते हैं, इनर बड निकलता है, शरीर के अंदर ही रह जाता है। यीस्ट में किस प्रकार का मुकुलन पाया जाता है? बाह्य मुकुलन पाया जाता है। और स्पंज में किस प्रकार का मुकुलन पाया जाता है? आंतरिक मुकुलन पाया जाता है। देख रहे हैं किस प्रकार से क्रम से आपको लिखा हुआ है, किस प्रकार से क्रम से आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। ठीक है, बीजाणु जनन किस प्रकार का जनन है? तो बीजाणु जनन एक अलैंगिक जनन है, इसको स्पोर फॉर्मेशन इसको बोला जाता है, अलैंगिक जनन। ठीक है, चलिए आगे। बीजाणु यानी कि स्पोर्स कहां बनते हैं? बीजाणु धानी में। बिल्कुल बात है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में आपको क्या बनता है? स्पोर का निर्माण होता है, नाम से क्लियर है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसे चलायमान यानी कि जू स्पोर कहा जाता है? तो अचल बीजाणु को कहा जाता है? जी नहीं, अचल बीजाणु को नहीं कहा जाता है, कशाभिकाओं वाले सूक्ष्म बीजाणुओं को कहा जाता है। अगर किसी चीज में आपको प्रॉब्लम आता है, कमेंट में आप बता दीजिए, हम उसको नेक्स्ट डे के जब सेशन करेंगे तो उसमें आपको उस टॉपिक को जरूर कवर कर देंगे, आपको वो सॉल्व हो जाएगा। पहले हम सॉल्व कर देंगे आपके प्रॉब्लम्स को, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। स्पोर द्वारा अलैंगिक जनन किन जीवों में होता है? स्पोर द्वारा अलैंगिक जनन किन जीवों में होता है? तो स्पाइरोगाइरा और म्यूकर में होता है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया में शरीर का कोई भाग टूटकर नया जीव बना देता है? खंडन। अभी पढ़ ही रहे थे तो बताए थे कि भैया खंडन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के भाग टूटकर अलग होते हैं। खंडन किसमें सामान्य है? शैवाल में। ऑप्शन जो दिया है उसमें बता रहे हैं हम, ऑप्शन जो दिया है उसके अनुसार शैवाल में, क्योंकि उच्च पादप में लैंगिक जनन होगा। कीटों में आपको क्या होता है कि लैंगिक जनन हो सकता है, अलैंगिक भी हो सकता है, लेकिन हर जगह में खंडन नहीं होता है। पराग ऐसा नहीं है, केवल शैवाल में क्या होगा? खंडन सबसे सामान्य है। स्पाइरोगाइरा में जनन का प्रमुख तरीका कौन सा है? स्पाइरोगाइरा में खंडन से जनन होता है। आगे, पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो शाकीय प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप लोग पढ़े ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब अंगों के शरीर, जैसे कि हमने बताया था कि कायिक अंगों के द्वारा अगर कोई जनन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कायिक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। कायिक अंग को ही, कायिक जनन को ही शाकीय प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। आगे कहते हैं गन्ने में किस प्रकार का प्रवर्धन होता है? तो तना यानी कि स्टेम कटिंग होता है, तने को काट दिया जाता है। वहां पर देखेंगे छोटा सा आंख बना हुआ होता है, उसी आंख को वहां से बचाकर काट लिया जाता है कि ताकि वहां से नया पौधा उग सके। चलिए आज का सेशन यहीं पर हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा आज का सेशन हो चुका है। डे 2 में हम लोग नेक्स्ट डे ये देखेंगे कि इसके आगे के ऑब्जेक्टिव्स। अभी तो केवल 2 पेज का चले हैं, अभी तो केवल हम कंटेंट के हिसाब से, हमारे कंटेंट के हिसाब से 2 पेज का ही चले हैं, लेकिन अभी तक हम लोग 50 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर चुके हैं, या मोटा मोटी बोल दीजिए 50 ऑब्जेक्टिव को कवर कर चुके हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से हमसे जुड़े हुए रहिए, और नेक्स्ट डे के सेशन में भी आइएगा, और उसमें भी हम आपको नेक्स्ट 50 या नेक्स्ट डे का जो भी हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग कवर करते चलेंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम आता है वो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाकर हमको बता दीजिए, हम उसको पढ़ेंगे, हो सकेगा तो रिप्लाई करके आपको समझा देंगे। अब अगर लगेगा कि नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा तो उसको हम नेक्स्ट डे के सेशन में आपको समझा देंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। धन्यवाद।